Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Guys sitting in the online side, can you guys hear me properly? If I can have a confirmation in the chat box, we can proceed. देवी और संजनो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायान साहब, मंजूर साहब, मेरी आवाज आ रही है? बेस्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेंटलमैन, आपका नाम? वासिफ। तो दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली मूनी है। मैंने 2013 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई की फर्गसन से। सेक्शन सी में हुआ करता था, अब तो खैर सेक्शंस नहीं रहे। उसके बाद मैंने फर्गसन में कंटिन्यू किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। वहां पे तकरीबन 2.5 साल काम किया और फिर के इलेक्ट्रिक ज्वाइन की। के इलेक्ट्रिक में आई वाज देयर एन मैनेजर एज एन इंटर्नल ऑडिट फंक्शन। उसके बाद मैं डिप्टी जनरल मैनेजर प्रमोट हुआ। बिजनेस फाइनेंस फंक्शन में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था। तो वहां जो मैं काम करता था, और ये जो MS2 वाली चीजें, ये एक रिलेटिवली एक सेंस बनाती है, बिकॉज वहां पे मेरा एक रोल था बिजनेस पार्टनरिंग का, राइट। आई वाज सपोज्ड टू पार्टनर बिजनेस। मेरा काम था सप्लाई चेन की पार्टनरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस की पार्टनरिंग करना। एंड यहां पर भी टू सम एक्सटेंट यू आर expected to partner the business in the form of consultant, right? चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, तो वो तुमसे पूछता है कि यार हाउ यू विल बी, व्हाट स्टेप्स यू विल बी टेकिंग टू मेक श्योर कि ये चेंज बहुत स्मूथली चला जाए, राइट। कोई ट्रांजिशन है, कोई एक्विजिशंस है। तो इन अ नटशेल वो काम मैंने किया। उसके बाद मैंने 2020 में GSK ज्वाइन किया ग्लोबल प्लानिंग डिवीजन में, और अब तक वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। इसके अलावा CFA करने की कोशिश की थी, लेवल 2 तक दिया है। एक अटेम्प्ट लेवल 3 की थी, वो पास नहीं हुई। अब कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा दे दूं। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप में से मेरे कितने दोस्त वो हैं जो उनका पहला बैच है, और कितने दोस्त वो हैं जो कि पहली अटेम्प्ट है, और आप में से कितने दोस्त वो हैं जो इससे पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं? मन, हाउ मेनी ऑफ यू आर दोस्त जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दी हुई है, और आप में से कितने वो दोस्त हैं जिन्होंने अटेम्प्ट पहली दफा देनी है? लवली लवली। ओके, सो दोस्तों, MS2 आपको पता होगा 3.5 घंटे का पेपर है, जिसमें आपके पास स्ट्रैटेजिक पोर्शन आता है, फिर मार्केटिंग, IT और HR रिलेटेड पोर्शन आता है, फिर फाइनेंस रिलेटेड पोर्शन आता है, फिर टैक्स और फिर एथिक्स का पोर्शन आता है। हम डीप डाइव करेंगे आज सिलेबस में और देखेंगे कि व्हाट आर दिस सिलेबस किस नौयत का है। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा कंटेक्स्ट दूं कि यार ये सब्जेक्ट का मसला क्या है। 30%, 32% पासिंग रेशियो इज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी पासिंग रेशियो फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। अगर मैं भी पढ़ाता हूं और अगर अच्छा पासिंग रेशियो नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, विच वी नीड टू फिगर आउट, राइट। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि मैंने माजी में भी अगर मेरी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें कहा है कि हम अच्छे लिखारी नहीं है, हमें लिखना शायद इतना अच्छा नहीं आता जितना कि एग्जामिनर हमसे चाहता है। वजह क्या है? अगर तुम पिछली अटेम्प्ट का पेपर देखो, यानी कि दिसंबर 2021 का, तो एग्जामिनर ने अपना लेवल अप किया है, गियर अप किया है, राइट। तगड़ा पेपर था, मुश्किल पेपर था, राइट। एग्जामिनर परिजात की तरह रूप बदल बदल के आ रहा है। उससे पहले की अटेम्प्ट्स में हल्के पेपर दे रहा था, लेकिन इस दफा अच्छा पेपर था। मुश्किल क्या थी इस पेपर में कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लिखना क्या है आंसर में, राइट। तो आज से पहले, मतलब इस बैच से पहले, मेरा बहुत फोकस होता था इस बात पे वासिफ के यू नीड टू बी अ गुड राइटर, राइट। यू नीड टू गिव अ रीजन्ड कंक्लूजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेजिंग स्ट्रैटेजी में बात हो रही है तो तुम बताओगे कि यार फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू प्रेफरिंग फॉरवर्ड्स ओवर फ्यूचर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर आपके पास एक्सचेंज पे मिल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कह रहा था यार क्योंकि आप अब तक हैंडआउट की मार खाते आए। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, BFD ले लो, FFR ले लो, आपको हैंडआउट्स मिलते थे। यहाँ आपको किताबचा मिलता है 16-17 पेज का एग्जामिनर में, तो एग्जाम में तो वो देख के हम घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो 100% ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं करता और हम एग्जाम में पास नहीं होते। मसला 3 घंटे, 3.5 घंटे का पेपर, 3 सवाल सर आपके पास। एक सवाल आपके पास 50 मार्क्स का, एक 25 का, एक 30 का।
ये थोड़ा सा चेंज होता है, ये 30-20 भी हो जाता है। अब जब आप इस 50 मार्क्स के सवाल को देखते हैं, राइट, तो हमारे हवास बाख्ता होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली इन आवर एंटायर लाइफ कि हम ये ऐसी चीज को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, राइट। और जहां पे हम अपने नर्व्स और कंट्रोल लूज करते हैं तो भी हम गेम हार जाते हैं। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये है कि आज से पहले मैं कहता था यार हम अच्छे लिखारी नहीं हैं, तो हमें, क्योंकि हम लिखते अच्छा नहीं है तो इसलिए जो है वो हम पेपर पास नहीं कर पाते। और आप जिनसे बहुत से लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे यार 70% पेपर अटेम्प्ट हुआ, क्यों टाइम मैनेज नहीं हुआ, 80% पेपर अटेम्प्ट हुआ, क्यों टाइम मैनेज नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो मुझे और इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स पे शायद उतना फोकस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने बीएम पढ़ा हुआ है, हमने बीएफडी पढ़ा हुआ है, तो हम एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, या जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होंगे तो तुम कम टाइम में वो चीज रिप्रोड्यूस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे पूछता हूँ सर सेगमेंटेड मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, जनरल बात कर रहे हैं अजीजाने मन, मैं आपसे पूछता हूँ सेगमेंटेड मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। आप बोलेंगे अच्छा यार मैं टारगेट मार्केटिंग कर दूंगा, मेरा जो प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से लोगों को सेगमेंट करूंगा, उसी सेगमेंट पे मार्केटिंग करूंगा, तो क्या होगा, मेरा आरओआई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा, सर मेरी टाइम एंड एफर्ट कम लगेगी और मेरा डिजायर्ड टारगेट रिजल्ट जो है वो मैं जल्दी से प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अच्छा, तीसरा क्या होगा, मेरा ब्रांड इमेज बेहतर होगा, मेरी ब्रांड की जो है और मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा। ये कितने फायदे बताए मैंने, 4। मसला कहां आता है, एग्जामिनर पूछता है इसी सवाल के 6 फायदे, मैं फंस जाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं जो पहला वाला फायदा था ना आरओआई बढ़ेगा, इसी को जाता हूं 5वें नंबर पे लिखता हूं, मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होगी, घंटा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आज से पहले मैं कहता था यार लिखो तो अच्छा लिखो, अब मैंने 90% जान मार दी पिछले बैचेस में, लिखवाने के पूरे बोर्ड भर दिए, फिर भी हम पास नहीं हो रहे। तो ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता है तुम्हारा कुछ और हो। मेरा असेसमेंट ये है कि जो बीएम के 8 चैप्टर्स हैं और जो बीएफडी के 6 चैप्टर्स हैं, उसमें वी नीड टू डीप डाइव ऑन कॉन्सेप्ट। एचआर का सवाल आता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, तो मुझे फॉर एग्जांपल मर्जर करना है, एक कंपनी को मैंने एक्वायर कर लिया है, जम कर लिया अपने अंदर, अब चेंज को कैसे मैनेज करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, 6 मार्क्स का मैं बोलूंगा कम्युनिकेट करूं एम्प्लॉय को, राइट, क्लियरली कम्युनिकेट कर दूं, मैं कुछ इंसेंटिवाइज कर दूं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मैं 4थे-5वें में पहुंचूंगा मैं इसी की रिपीटेशन कर रहा हूँ। ये गड़बड़ है जाने मन, यहां ये वाली गड़बड़ ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, तुम पास्ट पेपर के एग्जामिनर कमेंट्स भी देखो, तो एग्जामिनर ने इस बात की तरफ फोकस किया है कि यार यहां पे जो है ना वी आर रिपीटिंग टू मच, एक गड़बड़। दूसरी गड़बड़ जो 30%, 32% एग्जाम का पासिंग रेशियो, उसकी वजह वो ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें लिखना क्या है। मेरे जहन में सब कुछ है, मुझे ये नहीं पता। अब मैं इसका उल्टा सिनेरियो लेते हैं, यानी कि एग्जामिनर ने आपको कहा फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस बता दें, वो ये तो नहीं कहेगा ना, उसने पीछे पूरा केस दिया हुआ है, केस बिल्ट किया हुआ है और उसने आपको बहुत सारी बातें बताई हुई और अब बोला कि इस कंटेक्स्ट में फ्रेंचाइज के फायदे बता दें। कितने मार्क्स का सवाल है, 4 मार्क्स का। आपको 6 फायदे पता है बड़े सुकून से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मेरे पास अगर पैसा नहीं है और मुझे नेटवर्क एक्सपेंशन करना है तो फ्रेंचाइज अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरे जो है प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है तो फ्रेंचाइज अच्छा ऑप्शन है। मुझे मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, फ्रेंचाइज अच्छा ऑप्शन है। जब मैं फ्रेंचाइज बेचता हूं तो मेरे पास अपफ्रंट पैसा आता है, फ्रेंचाइज देने वाला मुझे 1 करोड़ रुपए देता है, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज मिलती है, अपफ्रंट पैसा आ गया, ठीक है। मुझे ग्लोबलाइजेशन करनी है तो भी हो जाएगी, ब्रांडिंग करनी है तो भी हो जाएगी, मुझे फ्रेंचाइज के मद में रॉयल्टी कह लो या कोई भी टॉप लाइन का X% मिलेगा। ये 7-8 फायदे तुम्हें पता है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 4 मार्क्स का, लेट्स अज्यूम वो 4 मार्क्स 4 फायदे, ठीक है। यहां तुम फंसते हो, यहां मैं फंसता हूं। मुझे ये नहीं पता इन 8 में से कौन से 4 लिख के आने, मुझे ये नहीं पता अजीजाने मन, इस 8 में से कौन से 4 फायदे लिख के आने हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख के आ जाता हूं कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी
या मेरा टॉप लाइन बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी, या मेरा ओपी बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैं पीछे देखता हूँ एनेक्जर में ऑलरेडी गिवन है कि एबीसी कंपनी जो है वो सब्सटैंशियल ग्रोथ कर रही है कोविड के बाद, और उसका जो टॉप लाइन है वो लेट्स सपोज 20% से ग्रो कर रहा है, ओपी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लेट्स सपोज 8% से ग्रो कर रहा है। तो ये बात लिखने का तुक ही नहीं बनता कि मैं फ्रेंचाइज दूंगा तो मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। तो उन 8 पॉइंट जो तुम्हारे जहनों में हैं उसमें से कौन से 4 पॉइंट लिखने हैं, यहां मैं और तुम फंस जाते हैं। तो इस सिचुएशन को मैंने दोनों फ्लिप साइड आपको दिखाने की कोशिश की है कि आप और मैं कहां फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हम और आप पेपर पास नहीं कर पा रहे, राइट। तो फर्स्ट थिंग, आई नीड टू हैव अ सॉलिड ग्रिप, ताकि मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊं उन 3.5 घंटों में जो एग्जामिनर मुझसे चाहता है। सेकेंड थिंग, मुझे पता हो कि बेस्ड ऑन द केस आई एम एबल टू ऑब्जेक्टिफाई माई राइटिंग, आई एम एबल टू ऑब्जेक्टिफाई माई ट्रांसक्रिप्ट, राइट। तीसरी चीज जो मैं बताने लगा हूं इसी से लिंक्ड है, ये जो रीजन कंक्लूजन मैंने कहा था ना, सब्जेक्टिविटी जो है ना वो मुझे मार रही है। सब्जेक्टिविटी अजीजान मन ऑनलाइन वाले दोस्तों मुझे मार रही है, क्योंकि अनलेस मैं केस से कनेक्ट करने की, देखो नॉलेज है स्किल नहीं है, इसलिए मैं फेल होता हूं। स्किल डेवलप नहीं करूंगा जब तक मैं केस से लिंक करने की, तो मेरा पासिंग रेशो तगड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। एग्जामिनर ने कभी नहीं कहा कि मुझे पेस्टल एनालिसिस लिख के दो। हाँ, केस में ऐसी बातें करिए कि मेरा जहन की वायरिंग खुद ब खुद बताती है हाँ पेस्टल एनालिसिस करना है। एग्जामिनर ने एक दफा पोर्टर्स 5 फोर्सेस का मांगा है, विंटर 2018 या समर 2018, उसके अलावा कभी नहीं कहा कि मुझे पोर्टर्स 5 फोर्सेस लिख के दो। लेकिन मुझे पता है कि जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इस बात का तकाजा करती है कि आई शैल बी राइटिंग ऑन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग, मुझे सबसे पहले तो इस बात की निशानदेही करने की स्किल पैदा करने की एग्जामिनर मांग क्या रहा है। ये बहुत आसान है, मैं कर लेता हूं, तुम सबको पता है। जहां हम फंसते हैं वो ये है कि मैं जब लिखता हूं तो मैं लैंग्वेज के लिए माजरत नंगे जुमले लिख के आता हूं, राइट। आई एम राइटिंग नेकेड सेंटेंसेस, मैं अपने जुमले को सब्सटैंशिएट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन की बात आ रही है, अच्छा तो तुमने कहा बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन द एक्विजिशन बाय ग्रोथ ऑप्शन वुड बी फीजिबल। बस सर, व्हाई वुड इट बी फीजिबल? ऐसा क्या होगा जो फॉर एग्जांपल एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर के ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो व्हाट वी आर मिसिंग हियर इज कि हम पूरे जुमले नहीं लिख पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं और आप एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, you need to make sure that you are writing full 100% sentences in your exam just to make sure कि तुम पास हो जाओ इंशाअल्लाह। तो ये हो गई 3 बातें। अच्छा, चौथी बात से पहले मैं तुम्हारे साथ एक हैंडआउट शेयर करना चाहता हूं। देखना यार, ये अच्छा, चौथी बात से पहले मैं जरा सा तुम्हें सिलेबस का फ्लेवर देता हूं, फिर मैं और गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। एक और बात, अहम बात है, उमूमन एग्जाम में रेशियोज आते हैं, किस नाम से आते हैं? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के नाम से। मैं निकालता हूं गियरिंग, डेट टू इक्विटी, मैं निकालता हूं एसेट टर्नओवर, कितना बेच रहा हूं कितने एसेट पे। मैं कहता हूं यार मेरी गियरिंग जो है वो बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल 70। बाबू मुझे दिख रहा है, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया, व्हाट इज द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द हाई गियरिंग, राइट। ये आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। मुझे कैलकुलेशन की तर्जुमा करके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तुम अगर बीएफडी भी देखो, मैं अभी विंटर 2021 के अटेम्प्ट में बात करूंगा, बीएफडी भी देखो तो वो बीएफडी कैलकुलेशन से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि तुम उस बीएफडी को इंटरप्रेट कैसे करते हो।
वो फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन तो तुमसे मांगेगा, लेकिन वो ये बात पे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि तुम किस तरीके से कंक्लूजन देते हो कि भाई ये करो या ये ना करो, राइट? सो बीएफडी मेरे नजदीक, एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि बीएफडी इस पेपर को पास नहीं कराएगा। इस पेपर मतलब एक होता है ना, हर पेपर में कुछ की चीजें जो करके चले जाओ तो पास हो जाओगे। सर बिजनेस मैनेजमेंट, ethics and tax, business management ethics are the core of this syllabus, right? If you ask me, tax and business finance decision are not core of this decision, they are just supplementary things। हाँ, उनका मुझे पता होना जरूरी है, और मजे की बात है उनका मुझे पता भी होता है। मैं जब अपनी क्लास के बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट चेक करता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि यार बीएफडी और टैक्स में गड़बड़ नहीं हो रही, गड़बड़ हो रही है बीएम में, राइट? अच्छा, बीएम की जब तुम लेक्चर्स लोगे ना घर बैठ के मुझसे लाइव रिकॉर्डेड, तुम बोर हो रहे होगे और तुम बोलोगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो वाला फेज जहां तुमने थोड़ा सा अपने आप को काबू करना है और वो लेक्चर्स कंप्लीट करने, क्योंकि मुझे यही समझ आ रहा है यार कि यही मसला है कि मैं फेल हो रहा हूँ, राइट? क्योंकि हम इतनी, अगर तुम पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो तुम फेल क्यों हो रहे हो, राइट? सो दिस इज माय असेसमेंट। नाउ लेट्स डीप डाइव ऑन टू सिलेबस, कि सिलेबस है क्या। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपसे एग्जामिनर चाहता है वो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। दूसरी चीज जो एग्जामिनर आपसे चाहता है वो है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। तीसरी चीज जिसका एग्जामिनर आपसे तकाजा करता है वो है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये इससे आप एक्सपेक्ट करें मेरे दोस्तों 15 मार्क्स का कंटेंट। क्या है दोस्तों स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? व्हाट विल एग्जामिनर आस्क? एग्जामिनर आपको एक एसजीसी कंस्ट्रक्शन, लिखते रहना अपने पास, आपको बाद में क्लिक होगा, 2018 का सवाल है एसजीसी कंस्ट्रक्शन। उसमें एग्जामिनर कहता है यार जरा एक्सटर्नल मार्केट को देख लो और बता दो कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार जरा इंटरनल रिसोर्स एनालिसिस कर लो कि क्या मेरे पास इतना एक मसल्स है, क्या मेरी कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या मैं इतना तगड़ा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो जब मैं ये बातें करता हूं तो आपके जहन में आएगा इन सबको देखने के कुछ टूल्स भी हैं। हाँ भाई हैं। जब स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना है किसी चीज को तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, SWOT एनालिसिस कर सकता हूं, राइट? उसके बाद मैं पेस्टल कर सकता हूं अगर मुझे एक्सटर्नल मार्केट को देखना है। पोर्टर डायमंड कर सकता हूं। वासिफ ने बताया 4 चीजें होती है पोर्टर डायमंड में। क्या होता था वासिफ? इंटरनल मैं देखता था कि नेचुरल रिसोर्सेज कितनी, लेबर कितना तगड़ा है, इस नौयत की चीजें देखता था। वासिफ ने बताया पोर्टर्स 5 फोर्सेस देख सकते हैं। वो क्या होता था? अभी हमने डिस्कस किया। वासिफ ने बताया बीसीजी मैट्रिक्स देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो स्टार होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कैश का होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो डॉग होते हैं। वासिफ ने बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ, ग्रोथ पे गया, ग्रोथ से मैच्योरिटी पे गया, मैच्योरिटी से डिक्लाइन पे गया। ये ग्राफ तुम्हें याद होगा, राइट? सो strategic analysis में you need to know all these tools, right? value chain analysis देख सकते हैं भाई, कंपनी में वैल्यू चेन कहाँ है, वैल्यू किधर क्रिएट हो रही है, किधर वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। एग्जामिनर ये कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ये तुम्हें पता होगा तो जो एग्जामिनर पूछेगा वो तुम बता दोगे। एग्जामिनर विल bring you in a situation। आप में से मेरे वो दोस्त अगर कोई जिसने पिछली अटेम्प्ट दी हुई है, पिछली अटेम्प्ट में क्या सवाल था? अंकल आजाद, क्वेश्चन नंबर 1 था, अंकल आजाद को रिकमेंडेशन करो कि हाउ टू ग्रो, या ग्रोथ के लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो अंकल आजाद की पूरी केस स्टडी थी, तो उसमें स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना था कि भाई किस तरीके से ग्रो करना है। तो मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है मसला। लेट्स आइडेंटिफाई द मसला, लेट्स आइडेंटिफाई इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज है जो बैलेंस करने की जरूरत है। ये करने के बाद मैं आ जाता हूं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे। अच्छा यार, ये बुफे में डिशेस हैं, इनमें से जो है हमारा एपेटाइट पूरा करेंगी, यानी कि ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आया एक्विजिशन की, आया ज्वाइंट वेंचर की, आया फ्रेंचाइजिंग की, आया
ऑर्गेनिक ग्रोथ की, आया इंटरनेशनल एक्सपेंशन की। ये वो चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिकली चॉइसेस अवेलेबल हैं। अच्छा, इन चॉइसेस की इवैल्यूएशन भी तुम्हें एग्जामिनर इसी में पूछता है, राइट हो गया। इन चॉइसेस की इवैल्यूएशन भी एग्जामिनर तुम्हें इसी चैप्टर में पूछेगा। एक दफा माजी में एग्जामिनर ने टेस्ट किया सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी फ्रेमवर्क। क्या होता है, आया ये चॉइस जो मैं लेने जा रहा हूं वो मेरे तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल है या नहीं है। माना कि क्या शेयर होल्डर्स खुश होंगे इस चॉइस पे, क्या एम्प्लॉइज खुश होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तीसरी चीज जो एग्जाम में टेस्ट होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। मेरे वो दोस्त जो पिछले अटेम्प्ट दे चुके हैं उन्होंने देखा होगा, एक सवाल आया था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट पे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और चेंज मैनेजमेंट। ये सारी बातें मैं करता हूँ स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन पे। व्हाट वुड बी द पोस्ट इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, व्हाट वुड बी द प्री इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सैप लगाने जा रही है, सर व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, राइट। तो इस नौयत की चीजें आपको यहाँ पे टेस्ट हो रही होती है। चौथा टॉपिक मैं फिलहाल स्किप करता हूँ और आता हूँ डायरेक्ट पांचवें टॉपिक पे। पांचवा आपके पास आता है मार्केटिंग, छठा आपके पास आता है इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, इसको आसान भाषा में आप आईटी भी कह सकते हैं। सातवां आपके पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आठवां दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ये पिछली अटेम्प्ट में नहीं था, इस अटेम्प्ट में अगर आपने देखा आईकेप का रिवाइज सिलेबस तो ये चीज आपको इस अटेम्प्ट में इंट्रोड्यूस भी, एंड आई थिंक एग्जामिनर टेस्ट करेगा। दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो एग्जामिनर टेस्ट करता है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, राइट। इसमें एग्जामिनर आपको इससे जो पूछने जा रहा है वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ESG कंसिडरेशन, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये नए जमाने की भाषा है। आप में से मेरे वो दोस्त जो फॉर्म में होंगे या आप सारे तकरीबन फॉर्म में होंगे, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी वाली चीज, ESG वाली चीज कहीं ना कहीं देखी होगा, नहीं तो एनुअल रिपोर्ट में जरूर पड़ी होगी। ये इससे पहले टेस्ट नहीं होता था। अच्छा, मार्केटिंग में एग्जामिनर बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा इतना वो नहीं है, ये हमारा इतना कोर, मतलब हमारा इतना स्ट्रेंथ नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा ई कॉमर्स पूछ चुका है, ऑनलाइन सेल्स कैसे मार्केटिंग करूं पूछ चुका है, 7 P's 4 P's एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली एक दफा पूछा है 6 I's ऑफ मार्केटिंग, 6 I's ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ एग्जामिनर आपसे पूछेगा किस मार्केटिंग का सेगमेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए, मार्केट की पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीजें एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछते हैं। अब मैंने हमेशा फोकस किया है यहाँ पे, एग्जामिनर आपसे आज के जमाने में ई मार्केटिंग पे जरूर बात करेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जरूर बात करनी चाहिए उसको। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स है। इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी पे आ जाओ। यहाँ आपसे वो बात करेगा अगेन ERP रिलेटेड चीजें, राइट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा, बिग डेटा का सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है, पूछ सकता है, राइट। इस नौयत की चीजें आपसे यहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस, बंदों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्टाफ मोटिवेशन, इस नौयत की चीजें पूछ चुका है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अज़्ज़ाने मन, वो ये है, ये मेरी बेट है, ये मेरा ख्याल है और मैं पहली क्लास में बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर अगले अटेम्प्ट में क्या पूछेगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन जो एग्जामिनर अभी तक पूछ चुका है। सर ये इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी आई एम 75% श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा, राइट। क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, IT स्ट्रैटेजी पे एग्जामिनर ने इतनी बात नहीं करी है, सो आई एम प्रीटी श्योर ये आपसे पूछेगा। ये चीजें तो पूछता ही है, मतलब ये, अच्छा इसमें इतना बड़ा ये तीनों चीजें कि ये आई जाती है और आती है। अब आते हैं एक कदम आगे, राइट, और अब हम बात करते हैं BFD की चीजों पे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि और एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। सर BFD में आ जाए आप, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल,
ये मैं सिलेबस की फॉर्मेट नहीं बता रहा, मेरे जहन में जो है वो बता रहा हूं। हेजिंग, वैल्यूएशन, कैश फ्लोज, कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के, ये हर अटेम्प्ट में आता है। ये पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया, मेरा गट है कि इस अटेम्प्ट में आएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और ये रिलेटिवली आसान सवाल होता है। ओके, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे बात करते हैं। सर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में एग्जामिनर आपसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी पूछता है, यानी कि गियरिंग भी पूछेगा, प्राइस रेशियोज भी पूछेगा, यानी कि अर्निंग यील्ड भी पूछेगा, डिविडेंड यील्ड भी पूछेगा, पी रेशियो भी पूछेगा, एसेट मतलब करंट रेशियोज भी पूछ लेगा। और मुझे सब आता है लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। यहां 12 से 13 मार्क्स एग्जामिनर तुम्हें देगा, जिसको मुझे और तुमने केस से लिंक करके सीखना है। मुझे ये नहीं बताना गियरिंग कम है, मुझे ये बताना है क्यों कम है। अब फॉर एग्जाम्पल गियरिंग कम है तो मुझे बताना है कि यार इन दिस गिवन सिचुएशन कंपनी डेट ले सकती है क्योंकि कंपनी का गियरिंग लेवल रीजनेबली कम है। अच्छा, मैंने गियरिंग के साथ इंटरेस्ट कवर को कनेक्ट करना है, राइट? गियरिंग के साथ इंटरेस्ट कवर के रेशियो को कनेक्ट करना है, कैश फ्लोज के साथ लिक्विडिटी रेशियो को कनेक्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के साथ रिसीवेबल्स टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, कैश कन्वर्जन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल को कनेक्ट करना है। अदरवाइज मुझे अदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट हो गया। वर्किंग कैपिटल सिंपल, हेजिंग हम काफी डिटेल में तस्करा करेंगे। वैल्यूएशन एग्जामिनर ने 12 मार्क्स का पूछा पिछले अटेम्प्ट में, लेकिन पूछता रहता है कौन सी वैल्यूएशन? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। कुछ भी नहीं करना है, एसेट की वैल्यू करो, बताओ कि भाई क्या है? फ्री कैश फ्लोज। फिर प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन, प्राइस मल्टीपल्स की बेसिस पे क्या क्या होता है दोस्तों? अजान मान मेरे ऑनलाइन दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो। इन रेशियोज यूज करते हुए प्राइस मल्टीपल से वैल्यूएशन करते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे, जस्टिफाइड मल्टीपल ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कैश फ्लोज तुमने कहा, फ्री कैश फ्लोज ये हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर, सर मैंने डेट लेना है, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट होगा, मेरे ईपीएस पे क्या इंपैक्ट होगा, मेरे गियरिंग पे क्या इंपैक्ट होगा, बड़ा हाँ केडी सब इसमें ही हम कवर कर लेंगे। सो दिस इज दी बीएफडी की चीज। यहां मैं आपको कुछ दे दूं, सब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पूछता है, पूछेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरा ख्याल है पूछेगा, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है पूछेगा, टैक्स हर अटेम्प्ट में आपसे पूछता है, इस अटेम्प्ट में भी पूछेगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं अज़ीज़ान मन, टैक्स में क्या पूछता है। वो क्या पूछता है सर? सेक्शन 59 पूछता है। क्या? ग्रुप टैक्सेशन पूछता है कि भाई 100% अगर कंपनी ले ली तो ग्रुप टैक्सेशन की क्या क्लॉजेस मुझ पे अप्लाई होंगे। सर ग्रुप रिलीफ की बात करता है। अगर एग्जाम में दिख रहा हो 60% 70% एक्विजिशन है तो तुम ग्रुप टैक्सेशन खुदारा नहीं लिख के आओगे, ग्रुप रिलीफ की बात करोगे। राइट हो गया। एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है। अच्छा ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें आई एम जस्ट ट्राइंग टू फनल डाउन व्हाट आर द की चीजें जो एग्जामिनर पूछ सकता है। विदहोल्डिंग टैक्स वाली चीजें पूछ सकता है। जो फाइनेंस रिसेंट फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आई हैं वो एग्जामिनर पूछता है। अगर तुम याद करो 2020 में गालिबन या 19 में कंट्रोल फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था, ये जो पनामा वाले केसेस थे, उसके बाद एग्जामिनर ने अगले अटेम्प्ट में पूछ लिया था वो। तो वो मैं तुम्हें हैंड आउट दूंगा रिसेंट फाइनेंस एक्ट की चेंजेस का। विदहोल्डिंग टैक्स की कंसिडरेशंस एग्जामिनर पूछेगा, मिनिमम टैक्स पूछ सकता है। एक अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स पूछा था उसने, 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का। मैं सेल्स टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इनकम टैक्स तुम्हें कवर करा रहा हूँ बिजनेस से रिलेटेड कि भाई एसेट बिजनेस डिस्पोज हो गया, एसेट डिस्पोज हो गया। लेकिन मेजरली टैक्स का सवाल इसके साथ आता है। कोई स्ट्रेटेजिक चॉइस देगा, बोलेगा अच्छा अब इस पर टैक्स की इंप्लीकेशन बता दो। अंकल आजाद में इसने कहा एओपी कंपनी में बदल रही है, 10 मार्क्स का बता दो। एक दफा डिप्रिसिएशन का पूछ लिया। अगर अब डिप्रिसिएशन को उसने तुम्हें पूछ लिया तो अज़ीज़ान मन तुम्हें याद होना चाहिए रिसेंट फाइनेंस एक्ट में डिप्रिसिएशन की कुछ चेंजेस आई और ऑल्टरनेट डिप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन के प्रोविजंस पे कुछ चेंजेस आ गई। राइट, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज चेंजेस। राइट, 2019 में 2018 में चेंज आया
कि यार पहले क्या होता था, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था हयात, फिर 50% बैलेंस वाला चेंज आया. सो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद दिस. फिर एक एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक एथिक्स का, जिसमें पहली दफा माजी में यानी कि पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने 16 मार्क्स का तुमसे सवाल पूछा है. राइट, एथिक्स प्लस सीसीजी. सीसीजी सिंपल है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दे देगा. एक कंपनी बन रही है, क्या बोर्ड कैसा दिखना चाहिए, एक कंपनी का बोर्ड ऐसा है, इसमें क्या गड़बड़ है. एथिक्स में एग्जामिनर के बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है और उसको पूछना भी चाहिए क्या सीएसआर इनिशिएटिव होने चाहिए. मैं यहाँ बिजली का प्लांट लगा रहा हूँ, सीएसआर के क्या मसले हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वो सिचुएशन देता है कि मैं एक डील करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा भाई दूसरी कंपनी की बोर्ड में, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सायरा कुंडी का सवाल है आईकेप का. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछेगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, मैंने उसको सही से डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने कुछ झूठ बोले. पैरागॉन फिटनेस का सवाल, क्या एथिकल कंसिडरेशंस हैं. एग्जामिनर वो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल में. एक दफा पूछा है उसने, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ब्ला ब्ला ब्ला. राइट, वो बचपन उसको नहीं पूछना चाहिए. एक दफा पूछा है बिजनेस एथिक्स के बारे में, पूछेगा बिजनेस में ऐसा सिनेरियो है क्या करूं. राइट, इसके लिए मैं मुश्किल से एक क्लास लूंगा या आधी क्लास लूंगा. You need to know how to write for this because this is simple. O levels, A levels में ऐसे बेस एग्जाम होता था, कुछ पढ़ाई करके नहीं जाता था. मैं एक रात पहले मूवी देख के जाते थे, चिल करके बैठना होता था एग्जाम में और वो ऐसे लिखना होता था. राइट, तो यहाँ पे भी वो चिल वाला फैक्टर चाहिए और ये वाले इस तरीके के सवाल आप क्लोज कर देंगे. तो ये हुआ अज़ीज़ान मन सिलेबस पे चर्चा. अब कोई सवाल नहीं तो हम आगे बढ़े. मेरे दोस्तों, कोई सवाल? मंजूर साहब, शायान साहब, उमर साहब. मंजूर साहब, उवैस साहब, अनिल साहब. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वासिफ साहब कह रहे हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया, सीएसआर, मिरर टेस्ट हो रहा है, ये सब एथिक्स के लिए. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इधर आ रहा है, बाकी वो एथिक्स में आ रहा है. अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, वो थी बिजनेस रिस्क. ये भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन बिजनेस रिस्क एट टाइम्स वो इसके साथ पूछता है, एट टाइम्स वो इसके साथ पूछेगा. राइट, सो ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं उमर. और मैंने एक हैंडआउट दिया हुआ मेरे ऑनलाइन दोस्तों, एक हैंडआउट आपको व्हाट्सएप पे आया होगा. बाय द वे, अब मैंने वन ड्राइव का लिंक भी क्रिएट कर दिया जहां से सारे जून 2022 के हैंडआउट्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो लिंक. अगर आप लोग प्लीज वो खोल लें हैंडआउट अपने पास, जो कि एक है एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर्स. बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ और बहुत ही घटिया फॉर्मेटिंग है, लेकिन आप खोल लें. मुझे हेड्स अप दीजिएगा अगर आप हैंडआउट आपके पास आ गया हो, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे. मेरे ऑनलाइन दोस्तों, मैंने ग्रुप
पे आपको यहाँ पे चैट पे एक लिंक भेज दिया है, मैंने एक चैट पे लिंक भेज दिया है वन ड्राइव का, इस पे आप जाइए और जून 2022 के फोल्डर में जाइए प्लीज, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज हैंडआउट्स। गोइंग फॉरवर्ड भी हम यही हैंडआउट का मैकेनिज्म रख रहे होंगे। सारी चीजें इधर आप एनरोल्ड हैं मेरी क्लास में या नहीं है, जो भी चीजें होंगी वो इस फोल्डर में होंगी एंड यू कैन एक्सेस। एक मिनट लीजिए प्लीज और इस हैंडआउट को डाउनलोड कर लें। मैंने चैट पे शेयर किया उमर, ये मैंने आपको शेयर किया है चैट पे। बाकी मेरे दोस्त अगर आपने हैंडआउट ले लिया है तो मुझे इंटीमेशन दें तो मैं आगे बढ़ूं। रिसीवेबल मैनेजमेंट जरूर एग्जामिन होता है, ईओक्यू एग्जामिन नहीं होता। वो तगड़ा फॉर्मूला है, अब तो एग्जामिन नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है आगे भी नहीं होगा। एनपीवी और सेंसिटिविटी एनालिसिस वैल्यूएशन में और इधर हम कवर कर रहे होंगे। एक दफा एग्जामिनर ने पूछा XYZ लिमिटेड का सवाल था, अभी अभी आपको फ्लेवर देते हैं। नॉट अपीयरिंग इन चैट, व्हाई नॉट अपीयरिंग इन चैट डार्लिंग? ये मैंने जूम की चैट पे भेजा है ना यार, जूम की चैट पे आप देखें। What? इसमें 2 एक्सेल फाइल्स है, दोनों प्लीज डाउनलोड कर लें। अच्छा, इस लिंक को प्लीज अपने पास पिन कर लीजिए, क्यों? बिकॉज इसी पे मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। मैं लेटर ऑन क्लास के बाद व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो गाइज यू डोंट नीड टू वरी, मैं इधर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ कनेक्ट कर जाओ। वासिफ साहब, आप जरा वो हैंडआउट देखें और इसमें कॉमन पैटर्न नोट करें। मैंने जून 2017 से एक असेसमेंट करने की कोशिश की है। तो एक तो बड़ा सिंपल चीज है जो कि मैंने आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अजीजाने मन मेरे दोस्तों, आपको ऑनलाइन स्क्रीन नजर आ रही है राइट? स्क्रीन शेयरिंग इज परफेक्ट राइट? जून 2017 8 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिसंबर 2017 9 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जून 18 9 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिसंबर 18 6 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जून 19 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट नहीं हुआ राइट? दिसंबर 19 15 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिसंबर 20 13 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जून 21 16 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिसंबर 21 13 मार्क्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तुम चेक कर रहे हो ये कर्व ट्रेजेक्टरी अपवर्ड होते जा रही है राइट? तो व्हाट्स हैपनिंग, अब एग्जामिनर अपना फोकस चेंज कर रहा है। अगर तुम माजी 2017 के पास पेपर्स देखो, एक दफा एग्जामिनर ने दिया एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स की। क्या होता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू? जहां डेट सिग्निफिकेंट फैक्टर हो आपके कैपिटल का 95%, लेट्स सपोज डेट है, डेट बहुत ज्यादा हो तो मैं टैक्स रिलीफ अलग से निकालता हूं, डेट का बाद में देखेंगे। लेकिन अब क्या कर रहा है एग्जामिनर फोकस को शिफ्ट कर रहा है बीएफडी से टुवर्ड्स दिस बीएम, और तुम्हें देख रहे हो। अच्छा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्योर बीएम नहीं है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ बोथ बीएम एंड बीएफडी।
right? It has some BM stuff, it has some BFD stuff, it has ratios, it has blah blah, लेकिन it asks you to write something. तो ये एक important चीज है जो मुझे highlight करनी है. दूसरी चीज देखो अजीज़ान मन, वर्किंग कैपिटल. दिसंबर 17 में टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, राइट? फिर तुम्हारे पास टेस्ट हुआ जून 19 में 15 मार्क्स का, फिर टेस्ट हुआ जून 21 में 9 मार्क्स का. सो व्हाट आई थिंक इज कि वर्किंग कैपिटल भी एक चीज है जो टेस्टेबल एरिया है और वाकई में आसान एरिया है, फुल अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं जो टेस्ट हो सकती है, राइट? सो दिस इज समथिंग जो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर रहा है. अब एक और मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं इसमें से. अगर जून 17 देखो, एग्जामिनर ने टिपिकल टॉपिक्स टेस्ट किए. क्या? एक्विजिशन, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हेजिंग, रेम्यूनरेशन स्कीम्स, फाइनेंसिंग पैकेजेस, एथिक्स. ये टॉपिक्स या इनकी बात की कुछ अटेम्प्ट्स के टॉपिक बिल्कुल ट्रांसलेशन है जो मैंने यहां बात करी. क्या है? ट्रांसलेशन है जो मैंने यहां बात की. अब देखो गड़बड़ हो कहां रही है. आ जाओ आगे की अटेम्प्ट्स में. लेट्स सपोज 21 दिसंबर देखते हैं. दिसंबर 21 क्या पूछ रहा है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी थी. फिर वो एक एग्जामिनर आपको कह रहा है भाई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बता दो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. अभी मैं आपको बताता हूं. एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ क्या मैं सेट करूं. फिर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एक सजेशन है कि बिजनेस को मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, इसको डिस्कस कर लो. अब ये देख लो, ये जो पीले स्कूल वाले फॉर्मेट से ओए लेवल वाले फॉर्मेट पे चेंज कर रहा है. एग्जामिनर ने इस दफा अपने अपेंडिक्स में एनेक्डोट्स में बातें करी हैं. ए ने कहा ये, बी ने कहा ये, अब तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है, राइट? अब ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस यूज्ड फॉर सेगमेंटेशन, ठीक है. फिर पूछा है वेंचर कैपिटल क्या होता है. अब ये वन वन ट्रांसलेशन नहीं है इन चैप्टर्स का. अब थोड़ा सा ट्वीक करके एग्जामिनर पूछ रहा है. पहले पेपर वाज रिलेटिवली इजी क्योंकि नया नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, जहां वो तुमसे महज ट्रांसलेशन पूछ लेता था. अब व्हाट्स हैपनिंग इज कि एग्जामिनर इज ट्राइंग टू ट्वीक थिंग्स और तुमसे वो डिफरेंट स्टाइल में पूछ रहा है. पहली दफा दिसंबर 21 में एग्जामिनर ने पूछा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दो. इससे पहले नहीं पूछता था, ठीक है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू कवर एवरीथिंग, राइट? यू कवर एवरीथिंग, तुम पास हो. जब तुम्हारी कवरेज अच्छी होगी तुम एग्जाम में चिल बैठोगे. जब तुम्हारी कवरेज अच्छी नहीं होगी तुम्हारी ब्लास्ट हुई होगी, राइट? तो एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम में तुम चिल बैठ के पेपर दो, अदरवाइज तुम ये एग्जाम मुश्किल होगा एस करना. क्यों? वजह ये है व्हेन यू स्ट्रेस आउट, तुम्हारा ब्रेन जो है स्ट्रेस मैकेनिज्म को कोप करने में लग जाएगा. पेपर पूरा नहीं होगा, लिखोगे तो गड़बड़ लिखोगे. और कोई तो वजह है ना मेरे दोस्तों, जो 30% लोग ही पास कर पा रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता, अपने घर पे देख लेना कि क्या पैटर्न्स हैं, लेकिन मैंने कुछ चीजें तुम्हारे लिए प्रेडिक्ट कर दी हैं. अब आ जाओ मेरे दोस्तों, एक और आपको मैंने हैंड आउट दिया है आईकेप के क्वेश्चंस का. वो आप देखते हैं, तो उसके बाद देखेंगे हम अपनी क्लास को किस तरीके से लेके चलेंगे और फिर मजीद चर्चा करते हैं. ओके, तो जेंटलमैन ये वो सवाल हैं जो मैंने आपको पहले दिन बता दिए कि ये वाले सवाल हम कर रहे होंगे, ये वाले सवाल हम नहीं कर रहे होंगे, राइट? सो इफ मैंने जून 2017 से स्टार्ट किया है और मैंने बताया कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँगा. ये वो क्वेश्चंस है जो मैं नहीं करा रहा हूँ, तो प्रॉब्ली यू कैन एट द वेरी स्टार्ट कवरिंग दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट? द आइडिया इज दैट वी विल बी कवरिंग रफली अराउंड 65% to 70% ऑफ आईकेप्स मटेरियल, राइट? और उसमें मैंने एक एक सवाल बताया हुआ है कि हम क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे. अच्छा, पहले की अटेम्प्ट में मेरा टारगेट होता था कि 85 to 80% आईकेप के मटेरियल को कवर कर लूं, राइट? अब मैंने कर दिया 65%. व्हाई? बिकॉज अब हम अपना फोकस चेंज कर रहे हैं. पहले भी हम करते थे, लेकिन हम फोकस चेंज कर रहे हैं ICAW के क्वेश्चंस पे. पहले भी हम करते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा क्वांटम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये स्ट्रैटेजी रिलेटिवली बेहतर रहेगी, राइट?
सो मेरे दोस्तों डे 1 से आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। इस लिस्ट में 5% चीजें ऊपर नीचे होंगी, बट it's just to give a directional message on the very first class कि okay you need to do this, I will be helping you out in this, right? Before moving forward कि क्लास कैसे चलेगी, कब कितना होगा, हम कितने लेक्चर्स ले रहे होंगे, let me just seek your attention on दिसंबर 2021 का पेपर, right? अच्छा, अब देखो दिसंबर 21 के पेपर में एक हम वो पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट और थोड़ा सा इस पे सोचते हैं। अंकल आजाद के सवाल में, अच्छा थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी मिसिंग होगी क्योंकि आपने केस नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अंकल आजाद के सवाल में इट सेज असेस द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अंकल आजाद फॉर द ईयर एंडेड अक्टूबर 31 2021। ये वो सवाल है जो हम एग्जाम में हमने पिछली अटेम्प्ट में तगड़ा करके प्रैक्टिस की थी, तो मसला नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट्स को। अच्छा, दूसरा सवाल, evaluate from the perspective of key stakeholders Yasmin's view that Uncle Azad need to set an objective of growth in revenue and profit। इस सवाल को अगर एग्जामिनर यूं पूछता ना, what are the benefits of Uncle Azad setting the growth objective of growth and revenue and profit, तुम आसानी से बता देते। मैं और तुम फंसे कहां, हमें यही समझ नहीं आया इसमें लिखना क्या है। अच्छा, और ये मैं क्लेम भी नहीं करूंगा कि मैंने क्लास में कवर किया है, क्योंकि दिस इज अ वन ऑफ थिंग। हमने क्लास में इस नौयत का सवाल शायद नहीं कवर किया होगा कि यार अगर वो इस तरीके से पूछ ले, लेकिन ये मैं तुम्हें फोकस कराना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर इज चेंजिंग द टोन। तीसरा सवाल देखो, डिस्कस यास्मीन सजेशन दैट बिजनेस नीड्स टू हैव अ मोर फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स मार्केटिंग। What are the benefits of having a more focused approach towards marketing, right? So what's happening अब कि इसमें पीछे तो मैनेजर देखो बातें हो रही है यास्मीन की, अंकल आजाद की, ब्ला ब्ला, तो you need to figure out कि यार अच्छा इसमें से मुझे ये चीज पिक करनी है। मेरे दोस्तों वो बंदा पास है इस पेपर में जो कि बड़ी मछली पकड़ सके। मसला क्या आता है, जब तुम सवाल पढ़ते हो तो तुम एट टाइम्स क्या होता है, तुम बहुत छोटी छोटी चुन्नी चुन्नी चीजों में फंस जाते हो, राइट? मैंने खालिद फरीद से पढ़ा था, वो कहता था थिंक सिंपल, राइट? तो एट टाइम्स हम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इस पेपर को कि वो जो मेजर चीज है ना, जो बड़ी मछली वो नहीं हाथ में आ रही, हम कह रहे हैं अच्छा ये भी देख लें वो भी देख लें, लेकिन एक बिगर पिक्चर जो सामने नजर आ रही है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, राइट? तो व्हेन यू आर रीडिंग योर एग्जाम, व्हेन यू आर रीडिंग योर पेपर, व्हेन यू आर रीडिंग योर ट्रांसक्रिप्ट, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, ट्राई टू आइडेंटिफाई द बिग फिशेस और उसको पकड़ के मसले को आइडेंटिफाई करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। Suggest what dimension should be used for segmenting, आसान सवाल था, right? Evaluate the proposal that Uncle Azad should apply for venture capital, मुनासिब सवाल था, right? फिर ethics का सवाल है जो कि, फिर टैक्स का सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था बिकॉज बहुत ही ओपन एंडेड था। अब देखो 10 मार्क्स का सवाल, briefly discuss the tax implication for Uncle Azad and its member if it is decided to convert the AOP into wholly owned company। हाँ, लेकिन देखो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ लिख दिया कंपनी के फायदे और नुकसान, मेंबर्स के फायदे और नुकसान नहीं लिखे, एक मसला। दूसरा मसला एसेट का डिस्पोजल, हमें क्या ये लिखना था कि एओपी में क्या ट्रीटमेंट्स अलग हैं बनिस्बत कंपनी के। हमें ये लिखना था कंपनी अगर एसेट डिस्पोज ऑफ करेगी फुल्ली तो उसमें ये कंसिडरेशन से, एओपी करेगी तो ये टैक्सेशन है, राइट? जहां जहां बड़े स्टार्क डिफरेंसेस थे ना हमें वो लिखने थे, राइट? वहां हम गड़बड़ कर गए, हम चले गए दूसरी मद में कि भाई एक लीगल नेट मिल जाएगा, एक शेल में एक लीगल लायबिलिटी हो जाएगी, ये शेयर स्ट्रक्चर होगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ ये हमें अपना गट यूज करना था और ये बताना था कि अच्छा क्या मेंबर्स को फायदे नुकसान होंगे, क्या बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे अगर मैं कंपनी बन गया, राइट? लॉ की भाषा में बताने थे। मैंने बहुत जनरलाइज फायदे नुकसान बता दिए थे इस सवाल में, तो ये मार्क्स नहीं मिले मुझे इसमें। शिकारपुर गैस, कैलकुलेट द कूपन रेट रिक्वायर्ड, मुश्किल नहीं था, आसान सवाल था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चेंजेस पहली दफा आई थी, लोग घबराए होंगे। इश्यूज फेस्ड बाय मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोज्ड चेंज, ये सवाल कैसा लग रहा है तुम्हें? आसान मुश्किल? आसान है, लेकिन तुम फंसे कहां? इसके बराबर में देखो क्या लिखा है, 8 मार्क्स। अब तुमने बोला यार ये तो बिल्कुल बच्चा है, जब तुम लिखने बैठे एग्जाम में तुम्हारे जहन में 4 से 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, फंस गए तुम, समझ गए। अब तुमने क्या किया मेरे दोस्तों, ये की है
तुमने क्या किया, तुमने 10 मिनट लगाया उन 3 पॉइंट्स को सोचने में, साला वो 3 पॉइंट्स भी याद नहीं आया, वो 10 मिनट भी चले गए और आगे का पेपर भी चले गया। ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, मैं लिख के दे सकता हूं। तो भाई ये चीज फिक्स करनी है हमने, आपने, ठीक है। CSR मुश्किल नहीं है, लेकिन 6 मार्क्स का था, आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे, आप फंसे होंगे, राइट। 12 मार्क्स का सवाल बहुत आसान, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्विजिशन, इसमें कुछ नहीं करना था, एसेट बेस्ड एक्विजिशन, कैश फ्लो बेस्ड और प्राइस मल्टीपल्स बेस्ड एक्विजिशन निकालनी थी। रियल ऑप्शंस दैट शुड बी कंसीडर्ड इन रिलेशन टू एक्विजिशन। अच्छा ये कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन तुम फंस गए होंगे जब उसने रियल ऑप्शंस का वर्ड इस्तेमाल किया होगा। इंग्लिश लिटरेचर में होता है, यूके में होता है, क्या होता है यार, ऑप्शन ये है कि मैं देर से पेमेंट कर दूं, डेफर्ड पेमेंट कर दूं, शेयर्स में पेमेंट कर दूं। ये रियल ऑप्शन है, मेरी एक्विजिशन को तगड़ा बनाते हैं। ये अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज फंसे होंगे, राइट। चेंजेस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये CCG है। हेजिंग स्ट्रैटेजी फॉर ट्रांजैक्शन रिस्क प्रेजेंटेड बाय ओवरसीज परचेजेस, राइट। अब यहाँ रिकमेंड करना था, देखो ये BFD का कोर सवाल है, लेकिन घंटा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, रिकमेंडेशन थी कि यार क्यों, क्या फायदे हैं फॉरवर्ड के, क्या स्वैप के फायदे हैं, क्या फ्यूचर के फायदे हैं, समझ रहे। ये मैं तुम्हें एक मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 1 घंटे से। उम्मीद है कि मेरा मैसेज तुम तक पहुंचा होगा, सही। मेरे अजीजों, ये पूरी मैंने चेकलिस्ट आपके लिए बनाई है, आप प्लीज इसको देखिएगा। आपको आई एम प्रीटी श्योर इसका फायदा होगा। इसको पढ़िएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा एग्जामिनर क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है, और क्लास की डायरेक्शन भी मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल ना हो तो मैं मूव कर जाऊं कि हम अपनी क्लास को कैसे लेके चलेंगे। अज़ान कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम आपके जहन में इस बात की, अबे यार इसको मिटाना नहीं चाहिए था, खैर। ओके, लेट्स मूव। पहले मैं बताता हूँ कौन से मटेरियल्स मैं रेकमेंड करूंगा, मर्जी आपकी। मैंने वीडियो में भी शायद बताया था कि आपने देखा हो कि आई वुड रेकमेंड ICW वाली चीज। इफ यू आर टेकिंग क्लास तो मैं प्रेजेंटेशंस रखता हूँ पावर पॉइंट की, उसमें वन ड्राइव पे। इररिस्पेक्टिव तुम इनरोल हो नहीं, तुम्हारे पास एक्सेस होगा। लेकिन अगर तुम क्लास ले रहे हो तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं है, तुम उस प्रेजेंटेशन में अपने नोट्स लिखते जाओगे लेक्चर्स के, तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। इफ नॉट तो आई वुड सजेस्ट कि तुम स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, राइट। इस बात पे नहीं तुम यू कैन नॉट रिलाई ऑन द फैक्ट कि यार तुम्हें पता है, यू नीड टू स्टडी ऑन स्टडी टेक्स्ट। देयर आर सर्टेन चीजें जो रेलिवेंट नहीं है स्टडी टेक्स्ट में, वो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। कुछ अकाउंटिंग की चीजें वो यू कैन एक्सक्लूड देम, नंबर 1। नंबर 2, you need to practice on ICAEW revision kit। ICAEW की रिवीजन किट में से मैं कुछ क्वेश्चंस कराए, माजी में भी हमने करे। मैं आपको क्वांटम बताया था, 8 से 10 क्वेश्चंस हमने करे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी हम 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, राइट। तो आई लेट यू नो कि मैं ये क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, जिस तरह मैंने आपको ICAP के बता दी, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए। उसमें आई लेट यू नो कि मेरे ख्याल में ये क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। ये वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं मैं नहीं कराऊंगा, ये वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं मैं कराऊंगा। ये बात हो गई। BFD के लिए मैंने आपको बताया था, आप अपना रजिस्टर देख लीजिए। क्लासेस ले रहे होंगे तो क्लासेस में सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे होंगे, फ्रॉम बेसिक टू आगे की चीजें। लेकिन अगेन मेरा ज्यादा फोकस होगा राइटिंग स्टाइल्स पे, BM पे, हाउ टू लिंक BFD विद BM, इस पे ज्यादा फोकस होगा। लेकिन हम हेजिंग की बेसिक्स से लेकर एंड तक, वैल्यूएशन की चीजें, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। अच्छा, तो ये बातें हो गई। अच्छा, MSA 2 की जो वर्कबुक है उसमें कुछ तगड़े सवाल हैं जो मैं मार्क करा दूंगा, जैसे कामरान एंड को, PCL, कुछ तगड़े सवाल मैं मार्क करा दूंगा। 3 सवाल इस दफा नए हैं उसने ऐड किए हैं। अगर आप देखें तो MSA 2 की वर्कबुक नई इसने अपलोड करी है, 3 नए सवाल हैं,
वो भी हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे, सो आई विल मार्क दैट, लेकिन सिर्फ आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। एंड सीसीजी यू नीड टू गो थ्रू। मेरा मूड नहीं होता सीसीजी क्लास में पढ़ाने का, लेकिन जरूरत हुई और आवाम ने फरमाइश आई तो आई विल डू दैट, लेकिन सीसीजी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। राइट हो गया। अब क्लास के हिसाब से वी आर प्लानिंग कि 2 या 3 क्लासेस होंगी। क्लास 2.5 घंटे की एक हुआ करेगी, जिस बिकॉज व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हमारा बोर्ड पूरा भरता है जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एट द वेरी स्टार्ट में आपको पूरे जुमले लिख के दे रहा होता हूँ कि आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें, जस्ट टू फैमिलियराइज यू, अदरवाइज फिर उसको हम थोड़ा सा पेसअप कर रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लेक्चर फ्लो कर रहे होंगे। पहले हम बीएम का पोर्शन स्टार्ट कर रहे होंगे, स्ट्रैटेजी वाला, राइट। इसमें 3 चीजें आ गई, एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इसमें यू कैन से कि जो आपका 4 आवर्स मेरे ख्याल से वुड बी योर, मैं बोल रहा हूँ वुड बी योर थ्योरी वाली चीजें, राइट, एंड रफली अराउंड 7 to 8 आवर्स वुड बी प्रैक्टिस वाली चीजें। लेट्स मेक 7, ज्यादा हम एम्बिशियस भी नहीं होते, राइट। तो इसमें हमारे 11 घंटे लग रहे होंगे, राइट हो गया। उसके बाद मार्केटिंग, आईटी, एचआर, राइट। इसमें मेरे जो लेक्चर्स हैं वो 5 घंटे के होंगे, प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन आपके पास 7 घंटे की होगी, तो दिस वुड बी अराउंड 12 घंटे, राइट हो गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेरे लेक्चर्स होंगे 0 आवर्स के, प्रैक्टिस होगी इसमें लगभग 10 घंटे की, तो ये आपके पास 10 आवर्स यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, मेरा लेक्चर मुश्किल से 30 मिनट का होगा, यहाँ लिख देते हैं 0 आवर्स, प्रैक्टिस होगी 4 घंटे की, तो ये आपके पास हो गया 4 आवर्स। इसके बाद बिजनेस रिस्क, मेरा लेक्चर होगा 0 या 1 नहीं, इसमें मैं 1 घंटा बोलता हूँ कुछ, और लगभग 4 घंटे की आपके पास प्रैक्टिस होगी, तो ये आपके पास हो जाएंगे 5 घंटे। इसके बाद आपके पास आ जाएगी सर वैल्यूएशन, जिसमें मैं आपको आई विल बी टेकिंग योर टाइम, मैं इसको यूं कर देता हूँ, वैल्यूएशन प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस कैश फ्लो प्लस हेजिंग। इसमें आई वुड बी टेकिंग योर टाइम तकरीबन 10 घंटे तो मैं ले रहा होता हूँ, या 12 घंटे, राइट। तो ये आपके पास होगा, ये 10 घंटे 12 घंटे टोटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट। प्रैक्टिस हम इसमें ही बाकी चीजों में कवर कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये आपके पास तकरीबन 33, 37, 42 एंड 12, दिस इज लगभग आपके पास हो गया 54 घंटे। उसके बाद आप आ जाएं सर टैक्स पे आई विल बी टोटल प्रैक्टिस प्लस ये मेरे ख्याल से 5 आवर्स to 5 आवर्स, राइट। एंड एथिक्स पे मेरे ख्याल से 3 आवर्स, एंड अदर प्रैक्टिस जिसपे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ आपके साथ, दैट वुड बी रफली अराउंड 15 से 20 घंटे। तो दिस इज समवॉट 80 घंटे का स्प्लिट, जो मैं आपको डे 1 पे बता देता हूँ कि सर इस तरीके से इस नौइयत की चीजें हम कर रहे होंगे। अगर आप में से कोई बंदा इसमें कोई सजेशन देना चाहे तो आई एम ओपन टू इट। ओह, मेरे दोस्तों मेरे ऑनलाइन दोस्तों, स्क्रीन शेयर हो रही थी, गालिबन ये बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैं गुफ्तगू कर रहा था, राइट। आप मेरे साथ, मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही थी, लेकिन मेरी तस्वीर आप तक शायद मुकम्मल नहीं आ रही थी। तो दिस इज द 80 घंटे का स्प्लिट जो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ विल बी डूइंग। आई वांट यू गाइस टू कम अप विद समथिंग के ओके दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज व्हाट वी डोंट नीड टू डू। मुझे कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं वासिफ साहब और मेरी जनता, तो दे दीजिए, मैं अपना इनपुट दे दूंगा एंड विल सी। तैयब साहब, मंजूर साहब, क्लियर है। एक चीज और आपकी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, लेक्चर्स एक दिन के लैग से एलएमएस पे जो इनका है केएनएस का, उस पर अपलोड हो जाते हैं। कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, वो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, सो यू विल नीड टू गो थ्रू दोज रिकॉर्डिंग्स, राइट।
The idea is कि this concept building वाली चीजें would be live. This would be live, right? Just to make it more interactive. और questions में 60% live होगा, 40% शायद recorded आपको lectures मिल जाएंगे, right है? This is the thing. LMS में एक दिन का लैग आता है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, not to set high expectations with you. इसके अलावा मेरे ख्याल में एक तो इम्पॉर्टेंट बात है और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम हफ्ते में 3 क्लासेस गालिबन रख रहे होंगे, 2.5 घंटे की एक क्लास होगी और आई थिंक नेक्स्ट क्लास से हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर 2018 का क्वेश्चंस फ्रेश फूड कंपनी कर रहे होंगे. So this is something जो मेरे ख्याल से हमने काफी डिटेल में बात कर ली. If you guys have any questions, if you guys have any query as to how the classes will go, so you can just write in the chat. हाँ, Saturday, Sunday और एक वीकडे. हाँ, मेरा टारगेट ये है कि मैं अप्रैल के एंड तक खत्म कर दूंगा सेशन ताकि तुम चिल करो और फिर घर पे जो तुम्हें करना है वो कर लो, राइट? अच्छा, मैं कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वन ड्राइव पे जो मैंने ऑलरेडी चेक की हुई हैं. तो बड़ा डिटेल में लिखा यार यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, वो जरूर 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 देखनी हो. बाइबल है तुम्हारे लिए. आप मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट देंगे अगर चेक करने का तो ये सोच के दीजिएगा मैं 10 दिन का अपना टाइम लेता हूँ, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ इसमें और उसके बाद आपको फीडबैक दे रहा हूँ. थोड़ा सा आप क्वेश्चन रख के मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिएगा. आई विल बी एट योर सर्विस. राइट हो गया? So Saturday, Sunday and one weekday. शायान साहब कोई सवाल? अनिल साहब, अंदूर साहब. हाँ यार, ये रिमोट एग्जाम की प्रैक्टिस किस तरह करें मैनेज अलॉन्ग विद ऑफिस वर्क? जो रिमोट नहीं भी दे रहे उनको भी ऑफिस वर्क करना है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है. लेकिन अनिल साहब थोड़ा चैलेंजिंग है. मतलब यू आर एट डिसएडवांटेजेस पोजीशन एज कंपेयर टू दोस्त जो कि फिजिकली अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में. लेकिन मेरे लास्ट बैच में भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन दिया था और वो पास भी हुए थे. तो आई कैन लाइस विद यू विद देम. पहली बात. दूसरी बात ये कि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम होगा, क्योंकि तुम्हारी एफिशिएंसी कम होगी बिकॉज तुम ऑनलाइन अपीयर हो रहे होंगे, राइट? सो वहां पे तुम थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हो. लेकिन तुमने लिखना कम है लेकिन क्रिस्प लिखना है तो तुम पास हो जाओगे. ऐसा भी नहीं है कि पेपर जो ऑनलाइन देते हैं वो क्लियर नहीं करते. बट यस, यू शुड कीप इन माइंड कि ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन है. शायान साहब, क्वेश्चंस टू बी कवर्ड बाय आवरसेल्व्स. फर्स्ट कवर द रेलेवेंट फ्रॉम आइसोलेशन, देन टू अटेम्प्ट. If you are not taking the class, yes, this should be the right approach. If you are taking the class, तो जब मैं कवर करा दूं तब उसको अटेम्प्ट कर लो. सिंपल एज दैट. अपनी जिंदगी को सुकून में रखें. और कोई सवाल अज़ीज़ान मन? वासिफ साहब और कोई सवाल? चलें जी, तो लेट्स end today's session. If there are no further questions, इंशाल्लाह सैटरडे को 12 से 2, बट द क्लास का टाइमिंग ताहिर कंफर्म कर देगा. हम स्टार्ट 12 से 2:30 हम स्टार्ट कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और एक सवाल हम डिटेल में कर रहे होंगे. तो आपसे मुलाकात होती है सैटरडे को. खुदा आपका हामी और नासिर हो. दिस इज अली मुनी साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय. Recording stopped. ओके, वो तो हम इधर कवर करेंगे ना, इधर कवर हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है. बिकॉज जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ना यहाँ पे, तो तुम कोर ये सवाल तो नहीं होगा, समझ रहे हो? कोर एनालिसिस का सवाल नहीं होगा, उसमें बीएफडी का कुछ तो तड़का लगा हुआ ही होगा ना. मतलब वो एनपीवी कैलकुलेट करा के एनालाइज कराएगा ना, तो वहां पे तुम थोड़ा रिफ्रेश होता रहेगा. हाँ, ये बीएम इधर कवर होगा, इधर कवर होगा, ठीक है, इधर कवर होगा. ये मैं जानबूझ के नहीं कराता क्योंकि हम बच्चे नहीं है, इसलिए मैं इधर फोकस करता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सिर्फ रेशियोज नहीं आते इसमें, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. कोई डिवीजन क्लोज कर रहा हूँ, उसका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्या आएगा, तो ये हमेशा आता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे भी लिखा था. तो इस पे मेरा कोर फोकस होता है कि यार ये अगर तुम ये सवाल अच्छे से कर लो
12 मार्क्स। तुम टैक्स कर लो, एवरेज 8 मार्क्स, 20 मार्क्स। एथिक्स कर लो, 5 मार्क्स, 25 मार्क्स तुम सॉलिड कर लिए तुमने। फिर तुम्हारा चांसेस टू क्लियर बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो ये इसलिए मेरा फोकस रहता है कि ये। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, कुछ लोग हैं अभी ऑनलाइन कि यार 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करते हैं, 2, 3। मेरा आइडिया ये होता है कि यार आप 3, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 3 वाला 2 वाला पहले अटेम्प्ट कर लो, बिकॉज आप जब 50 मार्क्स का करने जाते हो ना तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। ABCDE 5 मार्क्स होते हैं अमूमन, 5 पार्ट्स होते हैं अमूमन, तो आप कहीं ना कहीं फंसते हो। फिर आप बैठते हो, फिर आपके पास जब आप 2-3 करने बैठते हो 1 घंटा बचा होता है या 1.25 घंटा। फिर आप उस 1.25 घंटे में इतना स्पीड अप करते हो कि 2-3 की राइटिंग की उसको समझ नहीं आती। तो कोशिश करो अजीजाने मन 2-3 निपटाओ, 50 मार्क्स पूरे करो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है और तुम्हारा बचा हुआ टाइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है और तुम्हारा बचा हुआ टाइम है। राइट हो गया। इस दफा क्वेश्चन नंबर 1 देखना, कक उसने BFD नहीं पूछा, पूरा BM पूछा। अब यूं सोचो, अब जब तुम पूरा 50 मार्क्स का BM लिखने बैठोगे तो मैं श्योर हूं कि तुम 1.5 घंटे में नहीं कर सकते। उसमें तुम लगाओगे 2 घंटा। जब तुम 2 घंटा लगा दोगे तो कितना बचा? 1.5 घंटा। अब जब 1.5 घंटे में 50 मार्क्स उठाने तो वहां तुम फंस जाओगे। जहां तुम्हें कोर BFD दिया हुआ ना वो उठा लो, पहले कूपन रेट निकाल लो, उठा लो। वैल्यूएशन बता दो 12 मार्क्स की, उठा लो। हेजिंग बता दो, उठा लो। क्या है? कैलकुलेट किया, नीचे 5-6 लाइनें लिखी कंक्लूजन की, मार्क्स मिल गए। जहां BM है ना साला 8 मार्क्स, 8 पॉइंट्स लिखो, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के, सोचना भी पड़ेगा, फिर मार्क्स आसान नहीं होते वो मार्क्स। हाँ, कैलकुलेशन के मार्क्स आसान होते हैं। राइट हो गया। तो ये मेरा एक, मुझे अभी पॉइंट याद आया, ये अच्छा है, मैं इसको वीडियो बना के भी डालूंगा ताकि लोग देख लें। तो ये पॉइंट आप अपने जहनों में रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इजाजत चाहता हूं आपसे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। क्लास का टाइम ताहिर बताएगा। खुदा हाफिज।